जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 8 जिसका नाम है स्थानीय शासन। जिसमें अभी तक आपने परिचय पढ़ लिया है और समझ लिया है स्थानीय शासन का महत्व, क्यों चाहिए आपको स्थानीय शासन, इससे आप बखूबी परिचित हो चुके हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, भारत में स्थानीय शासन का इतिहास आज का नहीं है। भारत का समाज जिस दिन से संगठित होकर रहना स्टार्ट कर दिया, तभी से उसके अंदर स्थानीय शासन की पद्धति पैदा हो गई थी। आपने जिस दिन से कुटुंब मतलब परिवार में रहना स्टार्ट करते हैं ना, तभी से आपके अंदर एक लोकतांत्रिक भावना या किसी ना किसी प्रकार की शासन व्यवस्था आपके अंदर पैदा हो जाती है। अगर पिताजी ज्यादा ही अनुशासनात्मक है तो आपके घर में आप देखिए डिक्टेटरशिप आएगी, तानाशाही होगी। तानाशाही मतलब पिताजी पूर्ण रूप से घर को अपने नियंत्रण में रखेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे और सिर्फ अपनी चलाएंगे। और कहीं कहीं पिताजी शालीन होते हैं और वो उस घर में लोकतंत्र का भाव होता है। तो आपका जिस दिन से आप कुटुंब में रहते हैं, जब आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, तभी से आपके अंदर एक शासन व्यवस्था पैदा होने लगती है। तो भारत के इतिहास में स्थानीय शासन आज का नहीं है। प्राचीन भारत से ही स्थानीय शासन भारतीय राजनीति में मौजूद है और यह आज का शासन तंत्र नहीं है, बहुत ही पुराना शासन तंत्र है और इसको मान्यता जरूर बहुत समय बाद मिली, संवैधानिक मान्यता, लेकिन भारत में इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। तो आज हम चल रहे हैं उसी को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने। क्या चल रहा है समझने? भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, यही चल रहे हैं हम जानने और समझने। तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है स्थानीय शासन के विकास की यात्रा भारत में। आइए इस बात की चर्चा करें कि भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ और हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। बात वही आ गई ना, मैंने अभी आपको कहा कि प्राचीन भारत से ही भारत में स्थानीय शासन मौजूद रहा है, जिसे पहले सभा कहा जाता था। मैंने आपको बताया, हरियाणा का उदाहरण भी दिया था मैंने कि आज भी वहां पर खाप पंचायत और आपकी जाति पंचायतें होती हैं। ग्राम पंचायत तो है ही है, उसके साथ साथ खाप पंचायत है, जाति पंचायत है, किसान पंचायत है, बहुत सारी प्रकार की पंचायतें आज भी वहां मौजूद हैं। और वहां पर आज के टाइम पे प्रधान जिसे कहा जाता है, आज भी वहां पर सरपंच नाम से उसे संबोधित किया जाता है। और ये सरपंची वाली प्रथा आज की नहीं है, बहुत ही पुरानी है भारत में। भारत का मैंने आपको पहले बता दिया, भारत में जिस दिन से समाज ने संगठित होकर रहना सीखा, उसी दिन से उनके अंदर ये स्थानीय शासन का भाव पैदा हो गया। अब आप देखिए, हमारा जब अगर हम अपना धार्मिक इतिहास भी पढ़ते हैं, तब भी उसमें भी आपको स्थानीय शासन देखने को मिलता है। चाहे आप कृष्ण भगवान का आप परिवेश पढ़िए, उनके पिताजी क्या होते हैं, है ना, वो भी अपने गांव के क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, है ना, वो और अपने गांव को वो प्रशासनिक तौर पर नियंत्रित करते हैं। तो वो सारी चीजें, यही सारी चीजें हमें समझनी है कि आज का नहीं है हमारा देश। जो ये आज विकेंद्रीकरण हमें दिख रहा है, ये आज का विकेंद्रीकरण नहीं है, ये प्राचीन समय का विकेंद्रीकरण है और हमने आज उसे आधुनिक रूपरेखा में स्वीकार कर लिया है बस, और कुछ हमने उसे नए कपड़े पहनाए हैं। शरीर आज भी वही है, हमारी आत्मा आज भी वही है जो हम सिंधु घाटी समय में थे। आज भी हम उसी शासन पद्धति, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत चल रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। हमारा देश कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि इंसान देखो अपने वस्त्र बदल सकता है, अपनी आत्मा नहीं बदल सकता। आत्मा बदलेगा तो उसका पूरा मतलब अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आत्मा बदलने का अर्थ है अपने अस्तित्व को समाप्त करना। तो जिस दिन भारत ने अपना अस्तित्व खत्म कर लिया, जिस दिन आत्मा बदल ली, उस दिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। और जिस देश ने ये किया है वो बर्बाद
हो गए हैं। बहुत से देश हैं, बहुत से साम्राज्य हैं जो अपनी बर्बादी की तरफ चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को परिवर्तित करने का प्रयास किया, और भारत ने कभी भी ऐसा नहीं किया। इसीलिए भारत आज भी उसी रूप में मौजूद है जिस रूप में वो पहले था। आज उसने अपने उस पुराने रूप को एक नया वस्त्र जरूर पहना दिया है, और उसे एक संविधान की पुस्तक में दर्ज कर दिया और बता दिया है कि इसके ये काम है, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी कभी इस चीज को भूले ना। ठीक है। समय बीतने के साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया। समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और काम भी बदलते रहे। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपेन भारत का वायसराय था। उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की। उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड, लोकल बॉडी कहा जाता था। बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही। देखो, ये आधुनिक भारत में इसे चुनावी रूप प्रदान करने का काम आपके किसने किया? लॉर्ड रिपेन ने किया। और इसे क्या नाम दिया था इसने? मुकामी बोर्ड या लोकल बॉडी कहा उसने। और कांग्रेस ने कहा, लेकिन जिस रूप में आज उसे शक्तियां प्राप्त है, जिस रूप में आज उसके काम है, उस रूप में उसे शक्तियां या काम प्रदान नहीं किए गए थे उस समय। आज के समय में जो उसके पास शक्तियां हैं, जो काम है, वो शक्तियां और काम उस समय में मौजूद नहीं थे। इसने जरूर आज की जो आपकी स्थानीय सरकारें हैं, शासन है, उसकी रूपरेखा तैयार करने में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। किसने? लॉर्ड रिपेन ने उसको मतलब पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत अधिकार देने का काम किया। एक मतलब कह सकते हैं आप, एक प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की कि स्थानीय निकाय कैसा होना चाहिए, उसको संवैधानिक दायित्व प्रदान करने का एक आप कह सकते हैं खाका तैयार किया, रोड मैप तैयार किया कि अगर स्थानीय शासन होगा तो कुछ ऐसा होगा। उसके भी चुनाव होंगे, जिस प्रकार से और सभी पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं, उसी प्रकार से इस पद के लिए भी चुनाव होने चाहिए। इसीलिए यहाँ कहा क्या गया? निर्वाचित निकाय सन 1882। निर्वाचित मतलब जनता के द्वारा चुनाव हुआ। जो वो थे, पहले वाली जो पंचायतें थी, वो जनता के द्वारा नहीं, वो गांव के बुजुर्गों के द्वारा चुनी जाती थी। जो पंचायत का हेड होता था, सरपंच होता था, वो गांव के बुजुर्ग नियुक्त करते थे। लेकिन यहाँ पर गांव का हर व्यक्ति नियुक्त करने में भूमिका निभाएगा। समझ में आई बात? वो आप उसे गणतंत्र कह सकते थे, लेकिन लोकतंत्र नहीं कह सकते थे। लेकिन ये क्या था? ये एक पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करके निर्वाचित किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आधुनिक स्थानीय शासन की नींव रखने का काम कौन करता है? लॉर्ड रिपेन करता है। ठीक है। लेकिन 1919 का भी जो भारतीय कानून बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है, उसमें भी ज्यादा इसको महत्व प्रदान नहीं किया जाता, और 1935 वाले में भी ज्यादा महत्व प्रदान नहीं किया जाता। जिस प्रकार से उसने कहा था, किसने? लॉर्ड रिपेन ने कहा था, उस प्रकार से उसको उतना महत्व प्रदान नहीं किया जाता। भारत के इन दोनों ही एक्टों में संविधान है, ये वैसे ये भारत के संविधान है। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत के संविधान है। संविधान 1919 है और संविधान 1935 है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहलकदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि यह सफल हो।
महात्मा गांधी जी का इस पे बहुत ज्यादा झुकाव था। उनका तो मानना ही था, वो आज के जैसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं करते थे। वो तो मानते थे कि गांव का नेता होना चाहिए, गांव से निकलना चाहिए नेता। पार्टी सिस्टम तो वो कभी मानते ही नहीं थे। उनका मानना था कि आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए और गांव के माध्यम से गांव में चुनाव कराना चाहिए। फिर वो लोग अपने लिए एक जिला पंचायत का नियुक्त करेंगे, फिर जिला पंचायत अपने लिए विधायक को नियुक्त करेंगे, विधायक नियुक्त करके सांसद का नियुक्ति करेंगे। तो वो बहुत ही पेचीदा लोकतंत्र चाहते थे, बहुत ही पेचीदा। उनका मानना था कि जब तक भारत का गांव विकसित नहीं होगा तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। वो सही भी कहते थे। देखो आज अगर आप देखो शहरों की ये जो डेंसिटी बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि गांव में विकास नहीं हो रहा, लोग शहर में आ रहे हैं। हाँ, ये है मेन रीजन। अगर गांव शहरों के समान सुविधा संपन्न हो जाएगी, जरूरी नहीं है उन्हें गांव से शहर बनाने की, सिर्फ आप सुविधाएं पहुंचा दीजिए। वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अच्छे स्कूल, अच्छे विश्वविद्यालय अगर वहां उन्हीं के आसपास मौजूद हो जाएंगे तो उन्हें गांवों से शहर भाग के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उन्हें अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिल जाए तो उन्हें इतनी दूर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरूरत पड़ क्यों रही है? क्योंकि हमारे गांव उस प्रकार से आत्मनिर्भर नहीं है जिस प्रकार से उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिस प्रकार से उनमें काम होना चाहिए, जिस प्रकार से उनका विकास होना चाहिए, उस प्रकार से उनका विकास नहीं हुआ। जो गांधी जैसा गांव चाहते थे वैसा गांव नहीं बन पाया अभी तक। हमारा देखो मध्यकाल का जो गांव था ना, वो आत्मनिर्भर गांव थे। मध्यकाल के गांव, प्राचीन भारत के गांव जो थे, वो आप कह सकते हैं कि वो आत्मनिर्भर थे। वो अपनी सभी प्रकार की सेवाओं को, सुविधाओं को खुद पैदा करते थे और खुद उनका उपभोग करते थे। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, वो सेल्फ रिलायंस थे। लेकिन आज का जो गांव है वो सिर्फ सेल्फ रिलायंस नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। वो किसी न किसी रूप में किसी और पर निर्भर है। लेकिन जो प्राचीन गांव था वो अपने आप में आत्मनिर्भर होते थे। और उसी कारणवश गांधी जी कहते हैं कि अगर हमें भारत का विकास करना है तो हमें गांवों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। बिना गांवों को आत्मनिर्भर बनाए आप देश को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं। उनकी बात बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बात को समझने में भारत सरकार को बहुत ज्यादा समय लगा और आज भी नहीं समझ पाई है। आज भी हमारी सरकारें इस बात को नहीं समझ पाई हैं कि अगर हमें इन शहरों की आबादी को बढ़ने से रोकना है तो हमें अपने गांवों को विकसित करने की तरफ बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो हम शहरों की आबादी को बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। शहरों में बनने वाली झुग्गी झोपड़ियों को रोक नहीं पाएंगे। अगर हम एक भी फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री एक गांव के बीचों बीच लगा दें, बहुत काफी होगा, बहुत काफी होगा। क्योंकि एक फैक्ट्री, एक विश्वविद्यालय के बनने से वहां पर कम से कम 50,000 लोगों को जॉब मिल जाएगी आराम से। आप मान लीजिए एक बड़ी फैक्ट्री, एक बड़ा विश्वविद्यालय बनता है तो आराम से 50,000 लोगों को जॉब मिल जाएगी, आराम से। और लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और उनकी भी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और जैसे परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो भी चीजें खरीदेंगी और देश की इकोनॉमी को बिल्ड अप करेंगे। समझ में आई बात? तो हर चीज को समझना बहुत जरूरी है, आधारभूत तरीके से समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप आधारभूत तरीके से नई चीजों को समझेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अगर आपको भारत को आगे बढ़ाना है तो भारत के ग्रामीण जनसंख्या को शासन से जोड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए आजादी के 40 साल बाद इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्थानीय शासन को एक बहुत बड़ी संवैधानिक मान्यता प्रदान करी और उनको दायित्व प्रदान किया। क्योंकि भारत सरकार ने देख लिया था कि जिस प्रकार से वो गांवों का विकास करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि कोई उसका उत्तरदायित्व ही नहीं ले रहा था, कोई उस चीज का उत्तरदायित्व ही नहीं। अगर गांव की सड़कें नहीं बन रही तो उसका कोई उत्तरदायित्व ही लेने को तैयार नहीं है। गांव
का उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर गांव में कुछ गलत हो रहा है उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। तो इस चीज को समझा उन्होंने कि जब तक हम गांव में एक प्रशासनिक संवैधानिक संस्थान का निर्माण नहीं करेंगे तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने माना गांधी जी की बात को और इस चीज को फिर संवैधानिक मान्यता प्रदान करी और देश को एक तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था प्रदान की। ठीक, आगे सुनिए, कहां गए थे हम? सफल हो इस तरफ न जाए। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक। ये तो कहां आ गया, यहाँ होगा ना। इस तरह पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज्यादा शक्तियां थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में यह बात भी शामिल थी। इस कारण हमारे नेताओं के लिए आजादी का अर्थ एक आश्वासन था कि फैसला लेने में तथा कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में भी केंद्रीकरण होगा। इसीलिए जब हमारे देश का निर्माण हुआ और हमने अपने हाथ में सरकार ली तो हमने इस चीज को आश्वस्त किया कि एक व्यक्ति के पास पूरे देश की ताकत नहीं होगी, हम अपने देश की ताकत को बांटेंगे। इसीलिए हमने संघात्मक ढांचे की सरकार को अपनाया, जिससे कि देश अच्छे से चल सके, अब आप संघात्मक ढांचे के बारे में जान चुकी हैं, आप बहुत बखूबी समझती हैं कि हमारे देश का संघात्मक ढांचा कैसा है, इस बात को आप बखूबी जानती हैं। और अभी हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो आप उनका भी महत्व समझें। 5 राज्यों में चुनाव ये बताते हैं कि आपकी देश की जनता का मूड कैसा है। वो बहुत ज्यादा आपको उस क्षेत्र की जनता का मूड बताते हैं कि वो किस प्रकार से काम कर रही हैं। ये एक प्रकार से आप जान लीजिए संकेत है, किसके लिए? केंद्र सरकार के चुनाव के लिए। केंद्र सरकार के चुनाव के लिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्री बोर्ड है, आप इसे प्री बोर्ड मान सकते हैं। फिर 2024 का जब चुनाव होगा वो फाइनल होगा लोकसभा का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे देश राष्ट्र निर्माताओं ने इस बात को समझा, लेकिन जो ये तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था थी इसे बनाने में एक लंबा समय जरूर ले लिया उन्होंने, ठीक है। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा, इसमें कहा गया कि देश की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देशक तत्व मानकर चले। जैसा कि आपने अध्याय 2 में पढ़ा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग होने के कारण संविधान का यह प्रावधान अदालती वाद के दायरे में नहीं आता और इसकी प्रकृति प्राधानता सलाह मशवरे की है। आप जैसा कि जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को आप अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। और इस स्थानीय शासन को संविधान निर्माण के बाद राज्यों को सौंप दिया गया कि अगर आप चाहें तो आप बनाएं, अगर आप नहीं चाहते तो ना बनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी जानती हैं कि कोई भी अपनी शक्ति में कटौती करना पसंद नहीं करता, किसी को भी अपनी शक्ति में बंटवारा करना पसंद नहीं है। तो हमारी जो ये राज्य सरकारें थी, इन्होंने आपकी ये जो स्थानीय सरकारें थी उन्हें उस प्रकार से संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का काम नहीं किया जिस प्रकार से उनके लिए काम किया जाना चाहिए था। उन्हें संवैधानिक दायित्व प्रदान करने का काम नहीं किया और इसे आप अदालत में जाकर चुनौती भी नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व के अधीन आते थे। इसमें राज्य सरकारों के पास कुछ अफर्मेटिव पावर्स है जिनका वो प्रयोग करते हैं अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, जनता के विकास के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो ये नीति निर्देशक तत्व होते हैं इनका प्रयोग किस लिए होगा? राज्य की कल्याण के लिए,
राज्य कल्याण के लिए आप कर सकते हैं। तो उन्होंने समझा कि स्थानीय शासन को बनाने का कोई अर्थ नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने स्थानीय शासन को बनाने का कोई विचार भी नहीं किया, कोई विचार नहीं किया आपकी राज्य सरकारों ने। आगे सुनो, फिर आगे क्या होता है। ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन के मामले को, जिसमें पंचायत भी शामिल है, संविधान में यथोचित महत्व नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? यहाँ कुछ कारण बताए जा सकते हैं। पहली बात अंडरलाइन कर लो, पहली बात तो यह कि देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने का रहा। नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। दूसरे, संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत आवाज उठ रही थी। इसका कहना था कि ग्रामीण भारत में जाति पाति और आपसी फूट का बोलबाला है। स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत में ऐसे माहौल में यह उद्देश्य ही मटियामेट हो जाएगा। इन दो कारणों से, पहला तो विभाजन और दूसरा भारत की जातीय व्यवस्था, इन दो चीजों ने स्थानीय शासन को आजादी के बाद संवैधानिक दर्जा प्रदान करने में एक लंबा वक्त लिया, इन दोनों कारणों से। और आप भी जानती हैं कि हमारे संघीय ढांचे के अंतर्गत हमारी केंद्र ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है, थोड़ा नहीं। आपके केंद्र के पास 70% ताकत है, सिर्फ 30% ताकत में राज्य चलते हैं। तो जिसके पास 70% है वो क्या है, आप भी जानते हैं, बाहुबली है वो अपने आप में। और आप बखूबी जानते हैं विभाजन के बाद स्थितियां क्या रही हैं। विभाजन ने भारत के सिर्फ दो टुकड़े नहीं किए, भारत के दिल पे एक ऐसा प्रहार किया था जो रह रहकर चुभता था, आज भी चुभता है, आज भी हमें चुभता है। और इस देश ने, ये जो बना विभाजन के कारण, इसने हमारे देश के विकास में सबसे ज्यादा रोड़े अटकाए हैं। सिर्फ युद्ध करके नहीं, बहुत से और भी अन्य तरीकों से इसने हमारे देश को क्षति पहुंचाने का काम किया। आज अगर ये हमारा अंग होता तो हमारे विकास की कुछ और लहर होती, हम कहीं और होते। हमें लगता है कि भारत का विभाजन हो गया, बहुत अच्छा हुआ, कदापि नहीं अच्छा हुआ। हमारे हाथ से विश्व का एक बहुत बड़ा बाजार हमारे हाथ से चला गया है, बहुत बड़ा बाजार। आप खुद देखो, एशिया का पूरा रास्ता हमारे हाथ से निकल गया है। अगर हमारे पास पाकिस्तान होता तो हम मध्य एशिया में छाए होते, यूरोप तक हमारा सड़क नेटवर्क होता, हम यूरोप से सीधे सड़क नेटवर्क से ट्रेड करते, फिर चाइना की कोई औकात नहीं होती कि वो हमें आंख दिखा पाता, और पूरे के पूरे हिंद महासागर पर हमारा दबदबा होता, पूरा हिंद महासागर हमारा होता। आप खुद देखो हमारे कितने रिसोर्सेज चले गए इसके कारण, बहुत ज्यादा हमने रिसोर्सेज गंवा दिए हैं विभाजन के कारण। और ये सत्य है कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत की 85% जनसंख्या गांव में निवास करती थी, और जातीय व्यवस्था हमारे देश की सबसे बड़ी हकीकत है, और वो आज भी मौजूद है। जब आज मौजूद है, भारत की आजादी के 75 साल बाद जब मौजूद है, तो उस समय की तो बात ही कुछ नहीं होगी। इसीलिए अम्बेडकर ने कहा कि स्थानीय शासन को अभी शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन अभी अगर इनको शासन दे दिया जाएगा तो ये निम्न कही जाने वाली जातियों को कभी ऊपर उठने नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने सीधे तौर पर स्थानीय शासन को शक्ति देने से इनकार किया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जरूर पेपर में लिखना है आपको कि स्थानीय शासन को भारतीय संविधान के निर्माण के समय शक्तियां क्यों नहीं प्रदान की गई। ठीक, बहरहाल किसी भी सदस्य ने विकास योजना में जन भागीदारी के महत्व से इनकार नहीं किया। संविधान सभा के बहुत से सदस्य चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र का आधार ग्राम पंचायत हो, लेकिन उन्हें इस बात की गहरी चिंता थी कि गांव में गुटबाजी तथा अन्य बुराइयों के मौजूद होते ऐसा करना शायद ठीक ना हो। सब चाहते हैं कि जन भागीदारी बहुत ज्यादा हो,
लेकिन आप भी जानती हो, मैं भी इस बात को जानता हूं कि हमारे देश की एक सबसे बड़ी बुराई है जातिवाद। और जातिवाद हमारे देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण रहा है, हमारे देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा रहा है। और आज जब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का इलेक्शन होता है, जातिवाद सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो आप ये देखिए, जब आज 75 साल बाद जब जातिवाद का बोलबाला उसी रूप में मौजूद है, तो उस समय की तो बात ही अलग थी। जब आपके देश में सिर्फ 13% लोग शिक्षित थे, सिर्फ 13% लोग शिक्षित थे, तब की तो बात ही अलग थी। तब तो लोगों के मन में जातिवाद के अलावा कुछ था ही नहीं। तो उस समय अगर हम उनको पूर्ण रूप से शासन में स्थान दे देते, पूर्ण रूप से मतलब आप कह लीजिए सीधे तौर पर उन्हें शासन में शामिल कर लेते, तो क्या होता? फिर देश का जो आज आप स्वरूप देख रही हैं वो कभी नहीं देख पाते, मेरे ख्याल में तो कभी नहीं हो पाता। क्योंकि हमारे देश में छुआछूत बहुत बड़ी चीज थी, लोग लोगों के साथ बैठना तक पसंद नहीं करते थे। ये आज के टाइम पे नॉर्मलाइज हो रहा है, अभी भी गांव में नॉर्मलाइज नहीं हो पाया। सब इसके साक्षी हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। सब इस बात को जानते हैं कि आज भी जातिवाद मौजूद है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। सिर्फ क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है और कोई इस पर काम भी नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर सब नॉर्मलाइज हो जाएगा तो फिर वोट किस विषय पर मांगेंगे? फिर किस विषय पर वोट मांगेंगे? क्योंकि विकास तो करता ही नहीं है, भारत का राजनेता विकास तो करता ही नहीं है। समझ में बात? वो तो विकास नहीं करता, वो सिर्फ जातिवाद करता है। भारत का राजनेता जातिवाद करता है और उस पर वोट मांगता है और काम खत्म। तो चलिए अगली क्लास में हम समझेंगे इसके विकास की यात्रा को, ठीक है, और विस्तार से भारत में स्थानीय शासन कैसे आया उस चीज को समझेंगे और भी बहुत सारी चीजें समझेंगे। इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूं। जय हिंद,